क्रांति की आवाज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग जानते ही हैं कि क्रांति की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल पर जो वर्तमान में बहुजनों के साथ जो मुद्दे होते हैं या बहुजन समाज से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो महिलाओं को लेकर, जिस तरह भारतीय समाज में हमेशा महिलाओं के लिए अभद्र बातें कही जाती रही है और आज भी हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। एक है अनिरुद्धाचार्य, जिनका असली नाम है अनिरुद्ध राम तिवारी, और एक है प्रेमानंद महाराज, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर जो टिप्पणी की है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन अच्छी बात जो है वो बोलनी चाहिए। तो जैसा शास्त्र में भी कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भी एक वाक्य है और बाकी के जो श्लोक है वो मैं बाद में पढ़ूंगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शकुन प्रधान मैडम मूल निवासी, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के तरफ से प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने मुझे यहाँ पर बुला करके मुझे महिलाओं के इसमें बोलने के लिए जो आमंत्रित किया है, शुक्रिया बहुत बहुत। जी, दूसरा जिजाऊ ब्रिगेड से प्रवक्ता के तौर पर है माधुरी ताई घुमरे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। और एडवोकेट गंगोत्री मोरे मैडम है, जो कानूनी तौर पर जानकारी देने के लिए हमारे पास हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने आज आपके ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्रांति की आवाज़ जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उस पर हमें आमंत्रित किया और आज हमारी बात यहाँ पे रखने के लिए आपने हमें आमंत्रित किया, नियंत्रण भेजा। जी जी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। हम देखते हैं मैडम कि इस देश में जो विचारधारा का प्रवाह है, सबसे पहले तो कहते हैं कि इस देश में वैदिक परंपरा रही है और मतलब वेद का निर्माण हुआ है। लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है कि जब लिखना स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो वेद कैसे लिखा गया था। और जो हमारे पास जानकारी है वो 1400 साल के बाद इसका निर्माण हुआ है। फिर भी कहते हैं कि उस समय में भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनका योगदान इस साहित्य में रहा है। जैसे हम लोग देखेंगे कि उनके जो नाम है वो भी साहित्य में, मतलब कुछ जो महिलाएं हैं उनके भी नाम इस साहित्य में आए हैं। मैत्री हो गई या फिर यानी अलग अलग जो नाम है, गार्गी हो गई, गार्गी हो गई, तो ऐसे भी नाम हम देखते हैं। लेकिन जैसे शिवाजी महाराज के ऊपर जब साहित्य लिखा जाता है, खास करके हम देखेंगे कि हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया, तो उसमें जब बातें लिखी जाती है वो सच नहीं होती। वो बातें जब लिखी गई है, खास तौर से बाबा पुरंदरे ने जो इन्फॉर्मेशन उस किताब को पहुंचाई है वो बातें सही नहीं होती। तो ये जो महिलाओं के नाम आए हैं, मैं ऐसा नहीं कहती कि सच है या झूठ है, क्योंकि वेद की जो लिखावट हुई है वो जिस समय बताई जाती है उस समय नहीं थी। अगर सच थी तो फिर इस तरह की बातें भी नहीं आती कि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षति स्थवीरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र महर्ति। यानी इसका मतलब ये है कि जो बच्ची होती है, कुमारिका होती है, उसका रक्षण पिता ने करना चाहिए, फिर पति ने करना चाहिए, फिर यानी जो पुत्र होता है उसने करना चाहिए। स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं रही है। तो राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ से शकुन प्रधान मैडम, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारी जो भारत की व्यवस्था है मैडम, उस व्यवस्था में महिलाओं को खास करके मूल भारतीय लोगों ने कभी भी उनको निम्न स्थान नहीं दिया है।
उनका स्थान हमेशा बराबरी का या उससे ऊंचाई रहा है। तो वो जो आज इस प्रकार की मतलब जो मॉडर्नाइजेशन दुनिया हुई है, उस मॉडर्नाइजेशन दुनिया में अनिरुद्धाचार्य या प्रेमानंद जैसे जो वक्तव्य करते हैं, तो आप क्या कहना चाहती हूँ इसके बारे में? जी 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 मैडम जी, जैसा कि आपने कहा कि जो वैदिक काल की बात है और उस समय में इन लोगों ने महिलाओं को जो आपने जो मैत्री और गार्गी का नाम लिया, दरअसल मैत्री और गार्गी जो है वो हमारे उस समय जो बौद्ध शासन काल था वो उस समय की महिलाएं हैं, और उन महिलाओं का नाम लेकर इन लोगों ने वैदिक के रूप में जो है एक रचना में इन लोगों ने शामिल किया। हालांकि वो हमारी ही महिलाएं हैं, इस देश की मूल निवासी, लेकिन उन्होंने चुराया हुआ नाम है ये इनका, और उन लोगों ने अपने ग्रंथों में ये नाम डाला है। लेकिन जैसे कि जो अनिरुद्धाचार्य और जो प्रेमानंद जी लोग हैं, ये एक्चुअली में वो इस देश के नहीं है जी। और इस देश के ना होने की वजह से जो उन लोगों ने जो व्यवस्था में उन लोगों ने मात्र सत्तात्मक प्रणाली को खत्म करके जो पुरुष प्रधान जो यहाँ पर सत्ता का निर्माण किया है, तो उस सत्ता के वजह से, क्योंकि महिलाएं उनके साथ में तो आई नहीं थी जी। महिलाएं जो है उन्होंने यहाँ की ही महिलाओं को उन्होंने प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया था, तो उनके जो अंदर है यहाँ के महिलाओं के लिए सम्मान तो कभी हो ही नहीं सकता। तो जब सम्मान नहीं हो सकता और आज मॉडर्नाइजेशन जो जनरेशन है वो अगर आ रही है और आगे बढ़ रही है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो न्यू जनरेशन है जो विकास कर रही है, जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो मूल निवासी महिलाएं हैं, वो महिलाएं आगे आ रही हैं, वो साइंस में जा रही हैं, हर क्षेत्र में जा रही हैं, तो इनको रोका कैसे जाए, इनके अंदर दहशत कैसे पैदा किया जाए। तो इन लोगों ने क्या है कि 25 साल की जो बात इन्होंने रखा कि 25 साल की जो महिला मतलब जो लड़की है वो 4 जगह मुंह मारती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो आप देखेंगे कि जो मुंह मारने वाली जो महिलाएं हैं, जो उन्होंने ड्रम की बात किया, धक्का देने की बात किया, तो धक्का देने वाली भी महिलाएं जो थी वो अग्रणी ही महिलाएं थी, हमारी मूल निवासी महिलाएं नहीं है। अगर उन्होंने इंदौर की बात किया तो आप जब वहां तहकीकात करेंगे, जाएंगे, तो वहां पर हमारी शोषित और पीड़ित महिलाएं का नाम नहीं आएगा वहां पर। तो इन लोगों ने जो व्यवस्था में, अब महिला चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, लेकिन महिला है, और जो उन्होंने किया हम उसके समर्थन में नहीं है, लेकिन जो 25 साल वाली जो बात वो कह रहे हैं कि 4 जगह से मुंह मार के आने वाली जो बात है, ये सारी महिलाओं पर लागू होती है। ये हम ये नहीं कहते हैं, वो सवर्ण महिलाओं पर भी लागू होती है, और उन्हें इस बात को बोलना चाहिए, क्योंकि हम सवर्ण महिलाओं के विरोध में नहीं है, भले ही वो अग्रणी है और वो हमारा समर्थन नहीं करती हैं, और हमारे क्या बोलते हैं, हमारे विरोध में वो बोलती हैं, वो कभी नहीं चाहती हैं कि हम आगे आए, लेकिन हम नहीं चाहते कि उनके साथ भी गलत हो हमेशा कभी, क्योंकि हमारे जो महापुरुषों ने हमें जो नैतिकता का जो हमको दिया है, विचारधारा दिया है, हम नहीं चाहते कि जो अग्रणी महिलाएं उनके साथ भी बुरा होना चाहिए। हमारे साथ तो हो ही रहा है, और करने वाले जो है कौन है मैडम, होते कौन है जो महिलाओं के बारे में 25 साल के होने के बाद बोलने वाले, वो महिलाएं जो है वो उनको किसने हक दिया, अधिकार दिया कि वो इस तरीके की बातें वो पुरुषों के लिए बोले ना, महिलाओं के बारे में क्यों बोल रहे? वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे कि मैंने पूर्व में कहा मैडम जी कि वो यहाँ की महिलाओं का सम्मान नहीं करते, विदेशी हैं जी, और विदेशी होने की वजह से जो हम महिलाएं हैं उनके अंदर हमारे लिए सम्मान नहीं है। अगर सम्मान होता तो वो इस तरह की वक्तव्य कभी देते ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये, जो विचारधारा जो उनके अंदर है, वो विचारधारा जो है उनके अंदर एक मतलब जो असमानता को मानती है, अमानवीय को मानती है, अनैतिकता को मानने वाली विचारधारा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो लोग जो अपना जो बयान देते हैं, वो इस देश में संविधान जो असंवैधानिक जो बयान देते हैं, उन्हें संविधान का, इस देश की लोकतंत्र व्यवस्था का सम्मान करते हुए, क्योंकि वो इस देश में रह रहे हैं और ये देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है, संविधान पर चलने वाला देश है, मनुस्मृति वो लागू करना चाहते हैं, इसीलिए उनके दिलो दिमाग में जो ये बात आ रही है। और मैं ये कहती हूं कि चाहे वो सवर्ण महिला हो, चाहे
कोई भी महिला हो, हमारी मूल निवासी महिला हो, इन बातों का विरोध उनको करना चाहिए। जी आना आप चाहिए कह रहे उनको। हैं कि महिलाओं ने पूरे पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, जी जी क्योंकि अनिरुद्ध चार अपनी पत्नी से पहले पूछ लेता ना कि मैं जो ये बयान दे रहा हूं ये सही दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। पहले वो अपनी बहन से पूछ लेता, अपनी माँ से पूछ लेता, अपनी भांजी से पूछ लेता, अपनी भाभी से पूछ लेता, ये जो 25 साल वाला जो बयान मैं दे रहा हूं ये जी सही जी दे रहा इस हूं पर या और नहीं भी दे रहा आगे हूं। आएंगे कि उन्होंने अपने बहन से क्यों नहीं पूछा या बीबी से। हम आपसे ये बात को आगे आगे कंटिन्यू करेंगे मैडम। जिजाऊ जी ब्रिगेड से जो घुमरे मैडम है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जिजाऊ ब्रिगेड जो है वो खास तौर पर महिला का एक संगठन है, मराठा सेवा संघ की वो शाखा है। तो जिजाऊ ब्रिगेड जो है इस घटना को किस नजरिए से देखता है? पहले मैं ये बताती हूँ कि जिजाऊ ब्रिगेड ये सामाजिक संगठन है जी जिसका गठन महिलाओं के सशक्तिकरण, समाज सुधार और मराठी अस्मिता की रक्षा के उद्देश्य से किया गया है। जी इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ राजमाता जिजाऊ के नाम पर रखा गया है। ये तो तुम जिजाऊ प्रश्न काय विचारला होता मॅडम तुम्ही? जिजाऊ ब्रिगेड इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं? यस, जिजाऊ ब्रिगेड इस घटना को केवल एक महिला हमला नहीं बल्कि संपूर्ण नारी जाति का आत्मसम्मान पर आघात मानती है। जी ये घटना दर्शाती है कि आज भी समाज में महिलाओं की गरिमा सुरक्षित नहीं है। जी संगठन इसे एक सामाजिक न्याय और महिला सुरक्षा के मुद्दे के रूप में देखता है, न किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से। जी जी हाँ। आप कह रहे हैं कि ये सामाजिक संगठन है और महिलाओं की गरिमा सर्वप्रथम है जिजाऊ ब्रिगेड के लिए, और वो चाहे किसी भी महिलाओं के लिए बोला गया हो, लेकिन आज जो ये सेंटेंस बोला गया है वो 50% जो महिलाएं इस देश में रहती है उन सभी महिलाओं के लिए बोला गया है। गंगोत्री मैडम, आप एक एडवोकेट भी है, तो किस तरीके से इनके ऊपर संविधानिक जो इन्होंने बात की, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप भी 25 साल की है मैडम, क्या कहना चाहते? सबसे पहला डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, हमारे जो भी मूल निवासी जो महापुरुष है, उन महापुरुषों ने महिलाओं का सम्मान और महिलाओं को सम्मान किस तरह से मिले, इसीलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग समर्पण जो भी है वो किया और हमें आज इस लायक बनाया कि हम लड़ सके। जी अभी लड़ने के लिए हमें तैयार किया हुआ है, यानी उनको पता था कि ये देश में स्त्रियां पहले से ही लड़ाकू थे। जैसे हमारे देश को बोला जाता है कि इस यूनिवर्सल में, मैं वर्ड में नहीं बोल रही हूँ, यूनिवर्सल में पूरे विश्व में अगर भारत ये देश बोला जाए तो मातृसत्ताक देश था। तो इस मातृसत्ताक देश को पितृसत्ताक करने के लिए जिसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वो है इस देश के ब्राह्मण। जी तो हमारी जो सत्ता थी, मातृसत्ताक सत्ता में जो कानून बनते थे वो महिला बनाती थी, इसीलिए मातृसत्ताक थी। और अभी ये पितृसत्ताक है, तो देश में पितृसत्ताक कानून बनाने वाला एक ब्राह्मण समाज का मनु था। तो देश में 2 प्रकार की कानून व्यवस्था चल रही है। आप अगर देख रहे होगे तो परसों के दिन वो जो मालेगांव का और जो 26/11 का जो बॉम्ब स्पॉट हुआ था, उसके ऊपर जो निर्णय जो दिया सेक्शन कोर्ट ने, मुंबई सेक्शन कोर्ट ने, तो अगर ब्राह्मणों के ऊपर अगर कोई आचत आती है तो उनके फेवर में निर्णय दिया जाता है। तो ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुस्मृति उनका जो कानून है, एक कोर्ट में ऐसा बयान भी आया मैडम कि उन्होंने कहा कि अगर समझ जाओ कि वो हाथ लगाता है, हरेसमेंट होता है,
लेकिन फिर भी उसको रेप की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा। एक बयान कोर्ट में ही ऐसी बातचीत हुई कि अगर उसके ऊपर के अंग को, खास करके ब्रेस्ट को भी हाथ लगाया तो भी उसको रेप नहीं माना जाएगा। ये पत्रकारों के साथ ही हुआ है, ये लेडीज पत्रकार के साथ ही हुआ है। कितनी शर्म की बात है। इस देश में संविधान का इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं हुआ है। वो संविधान का इस्तेमाल कब करते हैं? जब उनके लिए खतरा महसूस हो। अगर हमारे मूल निवासी लोगों ने, इस देश के मूल निवासी लोगों ने अगर ब्राह्मण के ऊपर अटैक किया तो संविधान लगता है, और ब्राह्मणों ने अगर मूल निवासी लोगों के ऊपर अटैक किया तो वो मनुस्मृति लागू करते हैं। अच्छा, मतलब दो घटना कैसे लागू है मैडम? अभी आप देखो, अगर दिल्ली में एक पांडे नाम की लड़की के ऊपर रेप होता है तो उसको, वो ब्राह्मण है, और उसका अगर रेप होता है तो वो निर्भया के नाम से प्रचार प्रसार करता है। और वही हमारा यूपी में, उत्तर प्रदेश में मनीषा वाल्मीकि के ऊपर अगर अन्याय अत्याचार होता है तो उसकी बॉडी भी पुलिस के मार्फत जला दी जाती है, उनके मम्मी पापा को, उनकी फैमिली को दी नहीं जाती है। इस देश में जो सत्ताधारी पक्ष है वो ब्राह्मण है, और ये इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को इतनी तकलीफ दी है कि उन्होंने संसद में भी घुसने नहीं दिया जी। तो ये भी हमारे महापुरुष हमें महापुरुष उनको कहने की नौबत क्यों आती है कि उन्होंने स्त्री के लिए सम्मान कैसे मिले। इसीलिए आजीवन उन्होंने हिंदू कोड बनाया स्त्री के लिए। बहुत सारे, मतलब स्त्री के ऊपर अगर उनका अपमान नहीं होना चाहिए। कोड बिल बनाया गया उस वक्त सबसे ज्यादा महिलाओं ने तो विरोध किया मैडम कि हमको अधिकार नहीं चाहिए। वो किस महिला ने विरोध किया मैम? अगर आप देखोगे तो हमारे जो भी बड़े बड़े महापुरुष है उनकी सबकी बीवियां ब्राह्मण है जी। वो जमाई है, उनके कौम के, उस जाति के जमाई है। तो वो जमाई जो है, जो कानूनी व्यवस्था में बैठे हुए हैं, कानून का पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, उन्होंने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं मेरे बीवी के, देखो इस देश में जो लेडीज है ना, मातृसत्ताक जो बोलते हैं ना, लेडीज का खौफ कितना है कि ब्राह्मण लेडीज के साथ, ब्राह्मण महिला के साथ जो भी मूल निवासी जो जेंट्स है वो अगर शादी करता है तो वो पूरा ब्राह्मणीकरण का इस्तेमाल कर देता है, ब्राह्मणों के बचाव में खड़ा हो जाता है जी। फिर हमारे देश के जो अभी अनुरुद्धाचार्य है वो बोल रहा है, उसने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कितना घिनौना स्टेटमेंट है। मुझे तो ऐसा लग रहा है उसने अपने माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है। वो लिखित है ना उनका कि उन्होंने ब्रह्मा के पेट से जन्म लिया है, लेकिन वो बता भी नहीं रहा है ना कि मुंह से कैसे डिलीवरी करते हैं, बता भी तो नहीं रहे हैं। और ये ज्योतिबा फुले ने पूछा था, ज्योतिबा फुले साहब ने पूछे थे जी मैम उनको हमारे जो कानूनी व्यवस्था में है, हमारे घटना में 499 और 500 आर्टिकल 499 और 500 के तहत सबसे सख्त कड़ी ये वक्तव्य के ऊपर करने की तो बात अलग है जी, बलात्कार करना अलग बात है। वो जो मतलब ये है 499 और 500। अगर महिलाओं के अपमानजनक वक्तव्य करने पर अगर इस देश की महिला, इस देश में अगर 50% जेंट्स लोग हैं तो लेडीज भी 50% है, आधी आबादी है जी जी। और इस आधी आबादी में अगर महिलाओं एक हो जाती है, और ये अनुरुद्धाचार्य ने जो वक्तव्य में बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, वो जो एडवोकेट जो महिला है उन्होंने केस दायर किया है इस वक्तव्य पे लेके, अगर आपको पता हो तो जी तो उनका वो मेरी मतलब एडवोकेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत, संगठन के तहत मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस देश में महिलाओं में अगर जागृति है तो वो खास तौर पे वकीली जो प्रोफेशन है, वकीली करने वाले जो महिलाएं वो जागरूक है। उन्होंने ये इस वक्तव्य के खिलाफ कोर्ट में केस दायर की है जी। अगर ऐसे बयान देते हैं तो एडवोकेट जो मैडम है गंगोत्री मोरे, इन्होंने बताया कि ऐसे वक्तव्य को 499 और 500
ये धाराएं लगाकर वो बहुत सख्त कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन अभी भी वो कथा वाचन का काम कर रहे हैं। शकुन प्रधान मैडम, जब ये धाराएं उपलब्ध है, आप जैसी लड़ाकू महिला, चाहे वो राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ हो, जिजाऊ ब्रिगेड हो, इस माध्यम से महिलाओं के सशक्त संगठन होने के बावजूद भी वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं मैडम जी। जी मैडम जी, उनको खुलेआम घूमने की जो आजादी मिली हुई है इस व्यवस्था में जी, क्योंकि व्यवस्था उनके कब्जे में है। सारे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया उनके कब्जे में होने की वजह से, क्योंकि आज जो हमारा राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ है, इस बात को जागृति के तौर पर पूरे देश भर में हम महिलाओं को जागृत कर रहे हैं, उन्हें ये बात बता रहे हैं। और आने वाले जो समय में निश्चित तौर पर जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है इनके विरोध में होगा, क्योंकि पूरे देश में इस बात को लेकर जागृति चल रही है। और हम ये आश्वासन भी देना चाहते हैं कि जो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर इनके जो उसमें धरना प्रदर्शन की, इनको गिरफ्तार किया जाए जी। ये इस जो धाराएं मैडम ने, हम वकीलों का भी सहयोग लेंगे, मैडम जी जैसे जो जानकार हैं, और इन लोगों की इसमें धाराएं लगा करके और जगह जगह पर ज्ञापन देने का जो काम है वो हम करेंगे। और हमारी महिलाओं को जो है कि, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है, ये गलती नहीं है, ये आपराधिक दंड है, ये दंड कि इन लोगों ने महिलाओं के प्रति जो अपने अंदर जिस तरह की जो मानसिकता बना के रखा हुआ है जी, कि जी। इस देश में 60% जो हमारी महिलाएं हैं, इनको ये कुछ भी नहीं समझते हैं जी, ये अपनी जूती समझते हैं। यानी जब चाहे कुछ भी बोल दिया, जब चाहे, जब इनके साथ में शोषण किया, जब चाहे बलात्कार किया, जब चाहे जला दिया। यानी इन लोगों ने जो व्यवस्था में जो कानून का जो इन्होंने धज्जियां जो उड़ा के रखे हुए हैं, ये लोकतंत्र को नहीं मान रहे, संविधान को नहीं मान रहे हैं। और ये देश का बहुत बड़ा एक हमारे लिए कहना चाहिए कि एक असफलता है कि ये लोग इस देश में कानून को नहीं मान रहे हैं। और ये कानून जहाँ पे बनता है, संसद में कानून बनता है, वहां पे एक औरत महिला, किरण खेर नाम की जो महिला है जी, वो किरण खेर नाम की महिला, उसकी हिम्मत इतनी है कि क्या उधर स्टेटमेंट देती है कि बलात्कार करना हमारी संस्कृति है, कल्चर का हिस्सा है जी। घटिया चीज वहाँ पे बोली जाती है, जिस संसद में हमारे लिए कानून बनाया जाता है। हाँ, तो अगर उस जो किरण खेर है, अगर उसका बलात्कार किया जाए तो उसके लिए तो छूट होनी चाहिए। फिर बाकी के महिलाओं का अगर होता है तो उसको गिरफ्तारी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर किरण खेर ऐसा बोलती है, अगर उसका हर रोज बलात्कार किया जाए तो उस इंसान को छूट मिलनी चाहिए। उसने खुद ने एक्सेप्ट किया है, हम लोग नहीं बोल रहे, उसने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि बलात्कार करना हमारी संस्कृति है। तो शायद उसको उसने क्या बोले, एक्सेप्ट किया होगा जी। मैडम जी, मनु स्मृति में उसके लिए लागू होगा, लेकिन हम मूल निवासियों की जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है, वहां पर महिलाओं का सम्मान है, आदर है। इसीलिए हम किरण खेर के इस बयान का बहुत ही विरोध करते हुए हम उसकी तुच्छ मानसिकता को यहाँ वो करते हैं। लेकिन जो मूल निवासी किरण खेर जो है एक अग्रणी महिला है और वो उसकी संस्कृति उसको जी। एक महिला होने के नाते मैडम, माधुरी मैडम, एक महिला होने के नाते, और आप मतलब जान रहे हो कि ये धाराएं भी लगती है, सख्त से सख्त लगती है, लेकिन ये धर्म में लिखा हुआ है, फिर इसको आप लोग क्यों डिनाई करना चाहते हो मैडम? यही तो धर्म है, ये व्यवस्था कोई अलग थोड़ी है। ये तो महिलाओं को बताया कि भाई जो आदमी बोल रहा है या जो पति ने आपको आदेश दिया है
उसका आपको पालन करना चाहिए। और ये धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, अगर धर्म से जुड़े हुए लोग हैं तो ये सही बोले होंगे ना, आप विरोध क्यों कर रहे? तो आप महिला होने के नाते क्या बोलना चाहते हो? एक महिला होने के नाते यह बयान मुझे अपमानित और क्रोधित, असुरक्षित महसूस करता है जी। ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये मानसिकता को उजागर करते हैं जी। जब सार्वजनिक मंचों पर इस तरह के बयान दिया जाते हैं तो इसमें समाज में महिला विरोधी सोच के बल मिलता है। जी जी जी, आप बोल रहे हैं कि आप महिला होने के नाते उस सेंटेंस का धिक्कार करती हो, लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये धर्म का हिस्सा है। अगर ये धर्म का हिस्सा है तो उसको डिनाई कैसे किया जा सकता है? या तो धर्म को डिनाई करना पड़ेगा या तो वो उसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। तो ये मतलब उसी धर्म में रहना भी है और उसका विरोध भी करना है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। जी हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। इस संबंधित व्यक्ति से खिलाफ कानून की कार्रवाई मांगी। जी शकुन प्रधान मैडम, शकुन प्रधान मैडम, अगर ये धर्म है या व्यवसाय है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि बाबाओं की कुल संपत्ति कितनी है। आप देखेंगे राधे माँ की 200 करोड़ रुपए है। ये हमने डाटा निकाला तो पता चला। साध्वी ऋतुम्बरा 500 करोड़ है। राम रहीम 6000 करोड़ है। राधा स्वामी जी महाराज 3000 करोड़ है। निरंकारी बाबा 10,000 करोड़ है। जय गुरुदेव 1200 करोड़ है। निर्मल बाबा 5000 करोड़ है। मोरारी बापू 3000 करोड़ है। आसाराम 2300 करोड़ है। रामदेव बाबा 1600 करोड़ है। अमृतानंदमयी देवी 150 करोड़ है। श्री श्री रविशंकर 1000 करोड़ है। धीरेन्द्र शास्त्री 900 करोड़ है। मतलब ये अभी अभी आए इसलिए 900 करोड़ है, बाकी 1-2 साल के बाद उनका भी 1000 के ऊपर आंकड़ा जाएगा। रामपाल बाबा का 300 करोड़ है। प्रदीप मिश्रा का 191 करोड़ है। साकार विश्व हरि का 100 करोड़ है। देवकी नंदन का 30 करोड़ है। तो ये जो लोग हैं धर्म बताने का काम कर रहे हैं ना मैडम। तो धर्म बताने वाला जो है वो तो उसका कोई मोह माया से कोई संपर्क नहीं, लेकिन आए दिन जो घटनाएं हमको दिख रही है, मोह भी है, माया भी है और महिमा भी है ना। मोह भी है, माया भी है, महिमा भी है। मतलब आए दिन इनके कई मठों से बहुत सारी महिलाओं के साथ इनका कुछ ना कुछ निकलते रहता है। मतलब जो लोग ये बताते हैं कि तृष्णा से, वासना से आपको अलग रहना है, और दूसरी तरफ भारत में जोर शोर से बाबा का धंधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या करना चाहिए? बेरोजगारों को क्या संदेश दोगे आप? जैसे पहले तो मैं ये कहता हूँ शब्द है। मोरे मैडम थोड़ा आप माइक बंद कीजिए तो। हाँ जी, जो शब्द है, जो धर्म जो बार बार प्रयोग किया जाता है, वो दरअसल धर्म है ही नहीं है, वो धम्म है। और धम्म जो होता है एक मार्ग होता है, सत्य पर चलने वाला, न्याय पर चलने वाला, समानता पर चलने वाला, स्वतंत्रता पर चलने वाला और बंधुता पर चलने वाला। ये जो महापुरुषों जो आदिकाल से तथागत गौतम बुद्ध ने जो मार्ग दिया, धम्म का मार्ग, एक मानवीय विचारधारा का मार्ग, और ये उस धम्म को जो है उसका खत्म करके, और उन लोगों ने जो शब्द लाया धर्म, वो धर्म एक्चुअली में इस देश का है ही नहीं है। हमारा है मानवीय धर्म
को कहा जाता है, जो तथागत गौतम बुद्ध, जो आज कहीं भी अगर आप, जैसे वो लोग जो कण कण में जो बात करते हैं, तो वास्तव में में जो भगवान की बात करते हैं वो रियली में कण कण में भगवान है। हम भगवान से डिनाय नहीं करते। हम धम्म की बात करते हैं, अगर हम धम्म की बात करते हैं तो कण कण में धम्म है, कण कण में भगवान है। भगवान की जब हम बात करते हैं तो भा से भूमि, ग से गगन, और वा से वायु, और ना से नीर आकाश, ये जो 5 तत्व जो तथागत गौतम बुद्ध ने जो उन्होंने हमको जो मार्ग दिया, कि हम जो प्रकृतिवादी लोग हैं, हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, ये तथागत गौतम बुद्ध ने हमको धम्म दिया, मार्ग दिया, और हम प्रकृति से दूर नहीं रह सकते। प्रकृति ही हमारे लिए सब कुछ है, और इस प्रकृति में रहकर ही जीवन और मरण है, और जीवन और मरण जो है वही सत्य है, वही सनातन है। ये हमारे जो वो लोग बोलते रहते मैडम, वो आप लेते रहते हो। वो बोल रहे धर्म हमारा है, आप बोल रहे हमारा है। वो बोल रहे सनातन हमारा है, आप बोल रहे हमारा है। तो वो जो बोल रहे वो आप लोग लेंगे क्या? सुनिए ना मैडम जी, मैडम जी जब यहाँ का उन्होंने सब कुछ एक एक शब्द चुराया हुआ है, उनका यहाँ कुछ नहीं है। सब कुछ इस देश का हमारे निवासियों का है। जैसे कि वो उनका हम बताएं, देखो तो बाहर से आता है, वो उसके पास कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ वहीं से लेता है। और उन्होंने जो सब कुछ लेकर के अपना बताया, और हमारे लोगों की मूल कल्चर, सभ्यता, संस्कृति को नष्ट करके हमारे ही सिर पर उन्होंने उसका जो है अलगीकरण करके अपने रूप से जो स्वरूप से ढाला है। और हमारे लोग जो उसको कह रहे हैं, या फिर देखिए जब सब कुछ छीन जाता है, जो गुलाम हो जाता है, वो उनकी बात मानता है। तो हमारे लोगों को जो गुलाम बनाया, आज वो जो उनकी जो बात सुनते हैं, और जिस दिन जागृति आ जाएगी, मैडम आ रही है जागृति, जागृति की वजह से ही वो लोगों के अंदर जो दहशत और डर है, वो जो गलतियां कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो 25 साल बोला है ना, अच्छा है। हमारी महिलाओं के अंदर जो जागृति आएगी, वो जो वहां बैठ करके जो तालियां बजाने का काम करती हैं हमारी मूल निवासी महिलाएं, उनको समझ में आना चाहिए कि वो मुझे कह रहा है कि मैं चरित्रहीन हूं, मैं चरित्रहीन हूं। अगर वो महिला इस बात उसके अंदर जमीर है, और वास्तव में अगर वो लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहा है, तो वो जाना छोड़ देंगी, वहां पर जाना छोड़ देंगी। और वो जैसे अभी हम बैठ के यहाँ पर अपन सत्संग कर रहे हैं ना, हम लोग कर रहे हैं, सही सत्संग ये है। और यहाँ पर आकर जब उधर उनको जब मैडम आएंगी, आ रही है और आएंगी, देख लेंगे ना, आज नहीं तो कल, क्योंकि जब उनकी जो हो रहा है ना उनके साथ में, तो ये जब होगा तो निश्चित तौर पर आएंगे। और हम चाहते हैं कि उन्हें जागृति आनी भी चाहिए, हमारी महिलाओं के अंदर जागृति आनी चाहिए। और ये जो कुंठित मानसिकता वाली जो व्यवस्था है, महिलाओं का अपमान करने वाली जो व्यवस्था है, महिलाओं का शोषण करने वाली व्यवस्था है, महिलाओं का बलात्कार करने वाली व्यवस्था है, इस व्यवस्था को लात मारने के लिए उन्हें आना पड़ेगा, और एक दिन जरूर आएंगे। मैडम जी आपने सुना होगा कि अभी जब चल रहा था, एक हमारी ही है, मूल निवासी महिला है, भले ही वो विदेशियों के घर में चली गई है, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो ब्राह्मण जो है विदेशी है, उन्होंने खुद कहा, एक ब्राह्मण घर की महिला ने खुद कहा, मिश्रा है वो, उन्होंने खुद कहा कि ब्राह्मण जो है वो इस देश के नहीं है। और ये बात हमको बिल्कुल भी अच्छा लगा कि ऐसी जो अग्रणी जो महिलाएं हैं, जो इतिहास को जान रही हैं, इतिहास को समझने का काम कर रही हैं, वो एक दिन वो भी ये बोल रही हैं, मतलब सच्चाई को उजागर कर रही हैं। और एक दिन उनके ही घर की महिलाएं इतनी जो बयानबाजी करने वाले हैं, उनके पिछवाड़े पे 5 लात मारेंगी, और एक की नहीं। ये हम जी माधुरी मैडम, हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में फडणवीस जी जो उनकी वाइफ है, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री है तो उनके वाइफ का भी बयान बहुत ज़रूरी समझा जाना चाहिए। और वो मतलब एक समारोह है जहाँ पे वेश्याओं के लिए एक हेल्थ कैंप रखा गया था, 11 जून 2022 की बात है। तो उन्होंने वहाँ पे स्पीच में कहा कि मतलब इस व्यवसाय को डिग्निटी मिलनी चाहिए, और जैसे अलग जितने भी व्यवसाय होते हैं या रोजगार होते हैं,
तो उस तरह वेश्या व्यवसाय को भी मान्यता मिलनी चाहिए। तो ये बात कोई आम लेडीज ने नहीं कही, वो मुख्यमंत्री की मिसेस है, मतलब महाराष्ट्र का प्रथम नागरिक फडणवीस है, तो सेकंड नागरिक के तौर पर उनकी वाइफ को देखा जाना चाहिए। तो दूसरे नंबर की नागरिक है वो महाराष्ट्र की, और वो ये कह रही है, तो इसका क्या मतलब माना जाए कि इस देश में इस विचारधारा ने पर्दा प्रथा लाई, बाल विवाह लाया, सती प्रथा लाई, देवदासी लाई, और देवदासी का बाद में जो रूपांतरण हुआ है वो वेश्या व्यवसाय में ही हुआ है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और सब लोग, अगर हम किसी भी मतलब किताब को उठाकर देखेंगे तो देवदासी प्रथा और कुछ नहीं है, व्यवसाय ही है। एक है धर्म के माध्यम से देवदासी बनाना, और एक है सरकार के माध्यम से वेश्या व्यवसाय को व्यावसायिक रूप देने की बात करना। क्या ये दोनों कलेक्शन आपको एक जैसे लग रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने बताया, देवेंद्र फडणवीस ने पत्नी ने ये बताया, तो बताने के वजह से महिलाओं को हर्ट हुआ। जी हाँ, हर्ट हुआ। अमृता फडणवीस के बारे में ये कुछ मालूम भी नहीं है कि भारत महाराष्ट्र में महिला क्या क्या मनस्थिति होगी, ये इसमें क्या होगा या क्या प्रॉब्लेम है, ये कुछ नहीं पड़ा है। और ये डायरेक्ट मीडिया समोर यायचं सोशल मीडियावर आणि ये बात बताई। इसके वजह से मीडिया ने देवेंद्र फडणवीस को भी प्रश्न उठाया। जी, आप कह रहे हैं कि जो फडणवीस की वाइफ है वो बिना सोचे समझे इस तरीके का बयान दिया है। बात ये है मोरे मैडम कि जो दासी प्रथा है यानी ये धर्म से निकली हुई बात है, और धीरे धीरे पहले क्या होता था कि वही मंदिर का जो पुजारी है वो पुजारी उसका उपयोग करता था, और फिर बाद में मतलब बाकी जो लोग हैं वो उपयोग में लाते थे। अभी ये कोई स्वेच्छा से करना चाहता है क्या? मतलब बहुत दिलचस्पी है हमें ये व्यवसाय करने में, या फिर उसकी इतनी मजबूरी हो जाती है कि ना इलाज होने के साथ हम ये काम, मतलब कोई जो महिला है वो कर लेती है। जी, सबसे पहले तो देवदासी प्रथा बोलो या दासी प्रथा बोलो, ये प्रथा के जो माधुरी मैडम आप ऑफ कीजिए अपना, जी माइक ऑफ कीजिए। सबसे पहला देवदासी प्रथा या फिर दासी प्रथा क्या है, तो घर में जो महिला है वो महिलाओं को मंदिर में दान करना। फिर वो दान, मैडम माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए, आवाज ठीक से। तो जो महिला है वो मंदिर में दान की जाती है, और वो दान की हुई महिलाओं के साथ वहाँ की पुजारी चाहे उनके साथ जो कृति है वो करते थे, और इसे एक प्रथा के रूप में, एक परंपरा के रूप में ये फॉलो करते गए, और उसे देवदासी प्रथा यानी महिलाओं का एक तरीके का शोषण ही है। तो सबसे पहला इस देश में आए हुए जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने देवदासी प्रथा के ऊपर रोक लगाया। जी, तो अंग्रेज हमारे देश में आक्रामक ही था हमारे देश का, वो नागरिक नहीं था। उसने हमारे देश पे आने के बाद उनका जो सत्ता है वो यहाँ पे उन्होंने आजमाया, लेकिन सत्ता के साथ उन्होंने इस देश में बहुत सारी जो अनिष्ट रूढ़ी प्रथा परंपरा थी उसके ऊपर रोक लगाया, और उसके ऊपर रोक लगाने का काम उन्होंने रोक लगाने का काम नहीं किया, तो आईपीसी एक्ट, एक इंडियन पिनल कोड बनाया कि ये अगर कोई करेगा, रोक लगाने के बावजूद भी अगर करेगा, जैसे विधवा का जो सती प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा थी, ये देवदासी प्रथा थी, इनके ऊपर रोक नहीं लगाए, तो एक उसके ऊपर एक्ट, एक कानून बनाया, और कानून के तहत करेगा तो उनके ऊपर क्या होगा, बहुत बड़ी शिक्षा हो सकती है।
फांसी भी हो सकती है। जैसे अभी आप अगर आज के डेट में अगर आप विधवाओं का अगर सती प्रथा करोगे, जी क्या करना तो दूर की बात है, उसको अगर आप उत्साहोगे भी कि आप सती जाने के लिए उसको अगर तैयार भी करेंगे तो भी 7 साल की जेल है। जी इस अगर ये आप उस परिस्थिति में माँ जिजाऊ ने या जो है वो इस बात को नकारा, अहिल्याबाई ने इस बात को नकारा। हमारी जो महिलाएं हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमें किसका आदर्श लेना चाहिए, और इसीलिए माँ जिजाऊ का हनन और चरित्र का हनन इस देश के गद्दारों ने लिखित रूप में किया है। तो उसके बारे में महाराष्ट्र की जो महिलाएं हैं मैडम, जितनी आक्रोशित होनी चाहिए। एक तो पहले है कि पढ़ना चाहिए कि हमारे जो महानायिका है उनके बारे में कहा। जिंदा जब सावित्रीबाई फुले थी तो उनको पत्थर और गोबर फेंक के मारा, और जब हमारे महापुरुष एक अच्छा काम दुनिया उनका आदर्श लेती है, दुनिया उनका सम्मान करती है। लेकिन यही भारत है, यही महाराष्ट्र है कि माँ जिजाऊ के बारे में गलत चीज़ें लिखी गई है और महाराष्ट्र की महिलाएं चुप है। अगर वो तब चुप नहीं रहती तो क्या अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद साधु जैसे लोग इस तरीके के बयान लिखते कि महिलाओं के ब्रेस्ट का भार पृथ्वी पर पड़ता है। कितनी अजीबोगरीब बात है। वो दूध पी के आया या कुत्ती का दूध पिया, वो तो उसका वो जाने। जी ये एक्चुअली मैम आरएसएस के कार्यकर्ता है, साधु नहीं। साधु ये शब्द भी आप अगर देखोगे तो धम्म से निकला हुआ है, गौतम बुद्ध से निकला हुआ है। साधु बोलेगे तो कुछ करना है, अच्छा बुरे जो काम है वो त्यागना है, और त्यागने के बाद हम लोग साधु 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 मतलब क्या है। प्रधान मैडम एक तो फैन बंद कर दीजिए। बात है तो पहले तो साधु मत कहो या बाबा मत कहो, उनको तो पहले आरएसएस के प्रचारक कहो। सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम साधु और तो उनको हम लोग मान सम्मान दे रहे, पहले तो मान सम्मान देना ही छोड़ दो जी। कानूनी तौर पे कह रहे हो कि उनको आरएसएस के प्रचारक कहो। अब ये आरएसएस इसको खाली भारत में नहीं तो भारत की डेवलप हुई कंट्री है, उन्होंने भी ये माना है कि आरएसएस ये एक आतंकवादी संगठन जी। जितने अपने बाबा और बाबी गिनवाए, जिनकी प्रॉपर्टी गिनवाई, वो सबके सब आरएसएस के फुल टाइमर प्रचारक थे। अरे वो लोग धर्म का काम कर रहे, आप बेवजह उनको बोलते रहते। वो बोल रहे ना कि हम धर्म का, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते, और यहाँ की जो प्रजाएं बाबाओं के भीड़ लगाकर सुनती है। वो ये सेंटेंस दिया, कितनी सारी महिलाएं जो थी वो सुन रही थी। मैम घटना में प्रस्तावना अगर प्रियम्बल अगर पढ़ोगे उसमें क्या लिखा है, उसका प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है कि हम देश के जो नागरिक है वो धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्रता, न्याय, समता, बंधुता पे आधारित ये घटना ये घटना लिखी गई हुई है। लिखी हुई घटना को इस देश में लागू करने के लिए हमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय और धर्मनिरपेक्ष ये खास तौर पे प्रस्तावना में लिखा गया हुआ है। और अगर आप राइट्स देखोगे तो धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या है? ये आपकी आवाज थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है आवाज में। तो माधुरी मैडम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं, जब जिजाऊ का अपमान होता है या फिर अहिल्या माई को हमेशा इस तरीके से चित्रण किया जाता है कि उनके हाथ में जो है वो आदमी का पिंड लेकर ही हमेशा रहती है। इस तरीके का चित्रण इस देश में किया जाता है। और जितनी भी तारा रानी है, ये सारे जो चित्र है अभी तक महाराष्ट्र में
कितनी महिलाओं को मालूम होगा या नहीं होगा, यशुबाई के बारे में कितना जानकारी है, तो क्या जिजाऊ ब्रिगेड के माध्यम से कितने समय में पूरे महिलाओं को, इन महिलाओं के बारे में जागृति की जाएगी ताकि अनिरुद्धाचार्य और परमानंद जी जैसे लोगों का बंदोबस्त किया जाए। जी, ये जो महानायिका है अहिल्यामाता होळकर, सावित्रीबाई फुले, ये जो यांनी जो कार्य किया है उसका कार्य एकमेव जिजाऊ ब्रिगेड ये संगठन है, संगठन के वजह से महिलांपर्यंत पहुंच जाता है। जी, स्कूल में पढ़ाई करते हैं विद्यार्थी, इसके लिए कुछ पता नहीं। शिक्षणाची देवता ये सरस्वतीच कहते हैं, वो सावित्रीबाई नहीं कहते हो, ये शोकांतिका है महाराष्ट्र में। ये काम करने से लिए ये जिजाऊ ब्रिगेड का संगठन की स्थापना हुई है। जिजाऊ ब्रिगेड संगठन के हर एक महिला ये बहुजन विचारधारा का प्रचार करने के से एक माध्यम है, और ये एक महिला ये करती है। जी, शकुन प्रधान मैडम, आप राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के माध्यम से जो पूरे भारत में आपका शायद संगठन है, यूनिट है, तो कब तक हम इस विचारधारा का बंदोबस्त करने वाले? क्या हमको यही अपमान झेलना पड़ेगा? कितने सालों तक सहेंगे हम? कोई मतलब इस तरीके के बयानबाजी करके महिलाओं का अपमान करते रहेगा तो राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के माध्यम से ये बाबाओं का जो पैदावार है वो कब खत्म करने वाले हैं? ये इस तरीके के बाबाओं का बाबा तो चाहिए, लेकिन बाबा जिससे समाज का भला हो। और ये जो ऐसे बाबा है, जब तक के महिलाएं इनिशिएटिव नहीं लेगी कि इनका बंदोबस्त करे, इस तरीके के बयान वो कभी दे ना पाए, तो ये सिचुएशन राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के माध्यम से आप कब तक करने वाले? जी मैडम जी, आपने एक सुना होगा कि पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था जी, और जैसे ही बाबा साहब ने संविधान में ये बंदोबस्त कर दिया कि अब राजा रानी के पेट से नहीं जन्म लेगा, वो लोकतंत्र से और वोट से पैदा लेगा। ये बाबा साहब ने बंदोबस्त किया, उसके लिए उन्होंने जो है संघर्ष किया और वहां तक जो है उन्होंने कानूनी उस पर करके उन्होंने जो है मोहर लगाया। तो मैडम जी, इस देश में भी उन्हीं के इस जो संवैधानिक विचारों को पूरे देश भर में फैलाने का काम चल रहा है। और निश्चित तौर पर जैसे हमें इस जागृति को हमें और आगे बढ़ाना है, हम इसको और जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी और जितनी जल्दी जागृति आएगी, जितनी तेजी से हमारे साथ में महिलाएं जुड़ेंगी, उतना जल्दी ये अनुरुद्धाचार और ये जो बाबा हैं और ये जो जितने ये ढोंगी वोंगी जो है ना, ढाबा बाबा, ये सब का बंदोबस्त हो जाएगा। और आज देख रहे हैं कि महिलाएं ये जागृति के वजह से ही सड़कों पर आज उतर के आ रही हैं। इनका मतलब ये है कि इनका बंदोबस्त हो रहा है और ज्यादा समय नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगने वाला है ज्यादा समय। और बहुत जल्दी इनका बंदोबस्त जो है वो राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ और जो भारत मुक्ति मोर्चा जैसे मैडम बैठी हुई हैं, जो ब्रिगेड से है और भी ऐसी संगठन आए हैं, हम उनको भी ये अपील करना चाहते हैं कि एक छत्र में, एक उसमें, क्योंकि समस्या अकेले की नहीं है, ये केवल अगर ब्रिगेड की महिला है तो उसकी समस्या है या फिर अन्य संगठनों में है तो केवल उनकी पर्टिकुलरली समस्या नहीं है ये, भलाई वो किसी भी संगठन में रहे, किसी भी उसमें, लेकिन उद्देश्य एक होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जो अपमान करने वाला होगा, हमारा साथ जो अन्याय शोषण करने वाला होगा, उसको हम सब मिल करके जो है उसको हम मजा चखाएंगे। और अगर इस देश में महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा और संविधान के आधार पर चलना पड़ेगा, अगर जो इस बात को मानता है तो ठीक, और नहीं मानता है तो ये जो समाज में जागृति आ रही है, ये समाज एक दिन उनकी उल्टी गिनती शुरू करवा देगा। और ये आप देख रहे हैं कि मेरे ख्याल से उसको माफी मांगना पड़ेगा
और माफी मांगेगा। और मांगी है, उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन ये कोई अपमान करने के बाद अगर कोई माफी मांगता है, हाँ तो वही मैं कह रही थी जी मैडम जी, कोई जी ये माफी मांगना समस्या या तुम जो समस्या निर्माण कर रहे हो उसका समाधान नहीं है, विचार बदलना पड़ेगा तुमको। तुम बोल दोगे और इसके बाद माफी मांग लोगे तो भाई तुम तो वही है ना, ये जितने भी पाप पुण्य करते हैं और जाते हैं गंगा नहा के आ जाते हैं, इनका सारा पाप पुण्य वही धुल जाता है और आके फिर पुनः वो काम करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपके अंदर जो विचार, जो गंदे विचार जो तुम्हारे अंदर है, वो तुमको विचार परिवर्तन करना पड़ेगा। जो हमारे महापुरुषों ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और महिला सम्मान की जो विचारधारा इस देश में निर्माण किया है, उन विचारों को तुमको फॉलो करना पड़ेगा, उस विचार के आधार पर चलना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं, हम तो कतई नहीं कहते हैं कि तुमको देश छोड़ के जाना पड़े, हम नहीं, तुम देश छोड़ के मत जाओ, तुम यही रहो। लेकिन हमारे जो महापुरुषों ने जो विचार दिया है, नैतिकता का विचारधारा, मानवीय विचारधारा, उस मानवीय विचारधारा को अपने अंदर तुम्हें लाना पड़ेगा। तभी जो है इस देश में तुम्हारा एक कहना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ बैठ उठ सकते हैं, लेकिन नहीं तो तुम उस काबिल भी नहीं हो। और मैं तो ये अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम जी, हमारी जो मूल निवासी महिलाएं हैं, ये जाकर के जो उनकी जो बातें सुनती हैं, ये सुनना बंद कर दें। तो जिस दिन ये सुनना बंद कर देंगी, उनकी दुकानें ऑटोमेटिक ढंग से बंद हो जाएंगी और ये लोग जो है अपनी बातों को अपने आप समझ जाएंगे ये कि नहीं, अब तो हमारी महिलाएं जागृत हैं। ये क्यों कहते हैं? ये जानते हैं कि हमने जिन महिलाओं को गुलाम बनाया हुआ है, ये महिलाएं आकर हमारे ही पास बैठेंगी। जो डर, स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म और तुम्हारे पति की जो उनकी जो आयु है वो उनकी मुट्ठी में है, ऐसा लगता है उनको। जो लंबा लंबा सिंदूर लगाने के लिए बोलते हैं, बहुत बहुत सारी चूड़ियां पहनने के लिए बोलते हैं, ये करो वो करो, जाओ तुम बढ़ के वहां पे तुम धागा लपेटो, ये जो दुनिया की तमाम चीजें जो उनके अंदर जो डर और दहशत जो फैला के रखा हुआ है, हमारी महिलाओं का दोष नहीं है मैडम जी। दोष इसलिए उनका नहीं, मैं नहीं मानती हूं, क्योंकि जो विचारधारा, जो परिवेश में उन्होंने निर्माण किया है, जो उनके माता पिताओं को गुलाम बनाया है, उनके माता पिता वो अपने बच्चों को देते हैं संस्कार, और उसकी वजह से जो क्या है, जो डर, ऐसा नहीं करोगी बेटा तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे पति मर जाएंगे, ऐसा वैसा। तो देखिए मैडम जी, अपने पति परिवार की सुख शांति के लिए कोई भी जो जानकार नहीं है, जो जागृत महिला नहीं है, वो इस काम को करती है। लेकिन अगर उसके अंदर उद्देश्य गलत नहीं होता, महिलाओं का उद्देश्य गलत नहीं होता, वो सब करने के नहीं होता है, वो अपने परिवार को बचाना चाहती है, परिवार का सुख चाहती है। जी, सुख चाहती है मैडम जी। मैं अभी बताना चाहती हूँ, जब मैं वहां रह रही हूँ तो अभी इनका जो सावन सोमवार चल रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो लोग हैं वो डायरेक्ट टीवी से पूजा पाठ करते हैं। फिर हमारी महिलाएं वहां बैठती हैं, वो टीवी देखते जाती हैं और टीवी में जैसे जैसे बताते हैं वो वैसा वैसा करती हैं। मैंने उसका वीडियो बनाया, मैंने कहा देखो तुम ये जो कर रही हो, मैं वो महिला से मैंने पूछी कि ऐसा क्यों कर रही हो, वो टीवी से जो डायरेक्ट, वो तो बोले दीदी बोले मेरा पति ना बहुत शराब पीता है और उसकी किडनी वगैरह खराब हो गई है, तो वो अच्छा हो जाए इसलिए मैंने ये व्रत रखी हूँ और ये पूजा पाठ कर रही हूँ। मैंने बोली ठीक हो जाएगा इससे? तो बोले हाँ दीदी, मतलब ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं पूजा जो कर रही हूँ। तो देखिए, जो डर और दहशत और जो दिमाग में, दिमागी तौर पर इसको कहते हैं मानसिक गुलामी, तो उन लोगों ने जो मानसिक गुलामी हमारी मूल निवासी महिलाओं में जो उन्होंने निर्माण किया हुआ है, जिस दिन हमारी मूल निवासी महिलाएं अगर जागृत हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर है कि परिवर्तन होगा और उनकी व्यवस्था पर लात मारने का काम जो है वो हमारी महिलाएं करेंगी, ऐसा मैं मानती हूँ। और इस काम में हम सब मिलकर, आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, यहाँ बैठे पैनल पर जितनी जो हमारी महिला बहनें हैं, और जो जिनके पास ये जो वीडियो जाएगा, वो जब हमारी महिलाएं सुनेंगी, वो जब शेयर करेंगी, इन बातों को सुनेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है वो जागृति आएगी और हम लोग जो है इस काम को अपने ये सामाजिक उस पे, क्योंकि ये जागृति बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग दिन रात काम को करते हैं और दिन रात काम करने की वजह से वो लोग जो है हमारी महिलाओं को गुलाम बनाए रखे हुए हैं। तो हमें भी इस काम को जो है वो काम करते रहेंगे। कंक्लूड के तरफ जाएंगे मोरे मैडम। इस देश में शिक्षित होना अलग बात है और उसकी डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन पावर में भागीदारी होना, चाहे वो देश है, समाज है, धर्म है या परिवार है, ये भागीदारी जब तक के सुनिश्चित नहीं होगी, महिला आज़ाद नहीं हो सकती
और तभी ये सारे वाकयात जो है मुझे लगता है ख़त्म नहीं हो सकते। तो आप कैसे परिप्रेक्ष्य में देखती है महिला कितनी भागीदारी बढ़ी है भारत के मतलब देश के परिपटल पर, समाज के परिपटल पर, धर्म के परिपटल पर और परिवार के परिपटल पर महिलाओं की कितनी भागीदारी है? सबसे पहले मैं शिक्षित का आपको एक व्याख्या आप लाउडली बोलिए, आपका आवाज ही कट के आता है मैडम। सबसे पहले आपको शिक्षित, हेलो अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? मैं शिक्षा की व्याख्या आपको बताती हूँ जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने कही है। शिक्षा यानी है ये नहीं है, तो शिक्षा का असली जो अर्थ है सत्य और असत्य, इनमें भेद। जो सत्य है वो निडर होके अपने समाज में जाके बताए, ये व्याख्या महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने कही। अभी मैं खास तौर पे मैं कैटेगरी बताना चाहती हूँ क्योंकि इसी कैटेगरी के लोग इस बाबा के बहकावे में आ जाते हैं। मैं ओबीसी समाज की हूँ जी, लेकिन समाज में अगर आप देखे तो ज्यादातर के व्रत वैकल्य जो भी है, जो उपवास है, जो ओबीसी के लोग इसमें बहुत इसके झपेटे में बहुत ज्यादा आ जाते हैं क्योंकि ओबीसी जो वर्ग है ये ब्राह्मणों के नजदीक है। ओबीसी को उन्होंने स्वीकारा है, उनके साथ वो शूद्र है, छुआछूत है उनमें भी थी, लेकिन उन्होंने एक था वर्ण व्यवस्था में जो अछूत या इसका जो विरोध है मैडम, जैसे हम 150 महापुरुष की गिनती मतलब जितना इतिहास हमारे सामने उपलब्ध है उसमें से 140 महापुरुष ये ओबीसी समाज से आते हैं और 10 जो महापुरुष है वो SC/ST से आते हैं। मतलब इस व्यवस्था का विरोध सबसे ज्यादा, मतलब नामदेव महाराज हो गए, तुकाराम महाराज हो गए, जिजाऊ है, शिवाजी महाराज है, राजर्षि शाहू महाराज है, पेरियार रामास्वामी नायकर है, नारायणा गुरु है, ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो ओबीसी समाज से ही आते हैं और आप भी ओबीसी समाज से ही है जी। तथागत बुद्धा जिस देश जी, तथागत बुद्धा भी ओबीसी समाज से है, महावीर भी ओबीसी समाज से है जी। ये कहना है कि इस ओबीसी समाज को उन्होंने ज्यादातर के मानसिक गुलाम बनाया हुआ है। ओबीसी की अगर महिलाओं देखेंगे तो मतलब यही बाबा के झपेटे में आना, फिर धागा बांधना, ये अभी आपको पता है ये धागा बांधने का जो कार्यक्रम है वो जब बलि राजा को मारा गया से ये हो गई है, हाथ में जो धागा बांधते। आपकी आवाज जो है और ठीक से नहीं आ रही है तो मैं कंक्लूड करती हूँ। आप जो देख रहे थे ये महिलाएं जो यहाँ पर आई और अपनी बात रखी, तो जब तक ओबीसी समाज जो है, जो 140 अभी मैंने कहा महापुरुष हुए हैं, उनका ज्ञान नहीं लेगा, उनके चरित्र को नहीं देखेगा, तो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था जैसी की वैसी रहेगी। लेकिन इस पैनल पे सभी की सभी महिलाएं ओबीसी समाज से ताल्लुक रखती है। मैंने खास करके जानबूझकर, क्योंकि बहुत नैरेटिव सेट है कि ये कहते हैं कि एससी के जो लोग हैं वही विरोध करते हैं इस व्यवस्था का, तो ये गलत है। इसलिए मैंने ज़्यादातर जो है वो ओबीसी समाज से ही मतलब यहाँ पर इस पैनल पर बिठाए कि ये जो है वो एससी समाज की महिलाएं नहीं बोल रही है, ओबीसी समाज की महिलाएं बोल रही है। देश का चित्र बदल रहा है जी, देश का चित्र बदल रहा है, महिलाएं विरोध कर रही है और आने वाले समय में इन महिलाओं के सामने से ऐसे बाबाओं को गुजरना पड़ेगा और ये महिला आने वाले समय में इस देश के ऐसे बाबाओं को सबक सिखाएगी। इस देश में वारकरी धर्म चलेगा। अगर धर्म चलने की बात है तो इस देश में वारकरी धर्म चलेगा, इस देश में सिख धर्म चलेगा, इस देश में बुद्धिज्म चलेगा, इस देश में मतलब जो समानतावादी धर्म है वो चलेगा। लेकिन अगर ये असमानता विषमता का धर्म चलाएंगे, ब्राह्मणी धर्म चलाएंगे, तो ये महिला उसको खदेड़ कर उनका आने वाले समय में हिसाब करेगी। आप लोगों ने यहाँ पर बात रखी, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
धन्यवाद कभी। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों की आवाज इस चैनल को मैं मेरे माध्यम और मेरे फ्रेंड्स लोगों को कहती हूँ कि ये जो काम है वो नेशनल मीडिया ने करना चाहिए था, लेकिन ये काम जो है ये क्रांति की आवाज इस सोशल मीडिया ने किया है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, इस चैनल को आप फॉलो करो। जी जी, देखो, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मैडम। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं आपसे एक बात जी जी मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे समय समय पर जैसे आज जैसे आपने जो विषय लेकर के और चलाया, हम चाहते हैं कि ये निरंतर चलते रहना चाहिए। जी जी और मैडम, आप जब भी हो मौका दीजिए, हम लोग बैठे ही हैं। आप जब भी मौका देंगे हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल पर ऐसी ही बात हो, विचारधारा की बात हो, क्योंकि मीडिया का काम है सत्य के लिए जनमत बनाना। लेकिन इस देश में हम देखते हैं कि जो मतलब यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो असत्य के लिए जनमत बनाता है, लेकिन हम छोटे पैमाने पर ही सही सत्य के लिए जनमत बनाना चाहते हैं। जी शुक्रिया। जी इस ये बापू बुआ है, जी इसके विरोध करने के लिए सोशल मीडिया और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की जिम्मेदारी है ये आवाज उठाना। जी जी, क्रांति की आवाज़ आपकी सहभागिता आपके काम में सहभागिता करेगी मैडम। जी शुक्रिया।